हेलो डियर इंटरलॉगस व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस को, और जो कि 1773 टू 1947 के एरा पे बेस्ड होंगे। एंड दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिजाइनेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? इनमें से किस एक्ट के द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द governor general of Bengal, not the governor general of India. Okay, you have to keep remember this thing. So by the act of regulating act 1773, British India designated the governor general of Bengal. And if we talk about who was the first governor general of Bengal, so the correct answer will be Warren Hastings. Okay, Warren Hastings was the first governor general of Bengal. Okay, and by the act of regulating act of 1773, and also they created an executive council of 4 members to assist him. To assist whom? To assist Lord Warren Hastings. They created an executive council of 4 members. Okay, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट पॉइंट इज, who was the first governor of Bengal? तो the first governor of Bengal was Lord Clive. You have to keep remember one thing, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय तीनों अलग अलग पोस्ट्स थे, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर वाज लॉर्ड क्लाइव। एंड अगर बात करें बंगाल्स लास्ट गवर्नर, तो लास्ट गवर्नर वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट बी सो कंफ्यूज्ड कि फर्स्ट गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज सेम पर्सन, और वॉरेन हेस्टिंग was the last governor of Bengal and also was the first governor general of Bengal. Okay, and governor general वो किस एक्ट से बना था? By the act of 1773, which was regulating act. Warren Hastings was made first governor general of Bengal, and also he was the last governor, only governor of Bengal. Okay, नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का पॉइंट है, बंगाल्स लास्ट गवर्नर जनरल वॉज विलियम बेंटिक. ओके, विलियम बेंटिक वॉज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, यहाँ पे हम 4 पॉइंट्स में बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, लेकिन अभी अगर जो आगे के 4 पॉइंट्स हैं ना, उसमें हम इंडिया से रिलेटेड वाइसरॉय और गवर्नर जनरल की बात कर रहे होंगे. ओके, तो यहाँ पे इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक, एंड ऑल्सो ही वॉज बंगाल्स लास्ट गवर्नर जनरल टू. ओके, एंड अगर विलियम बेंटिक की बात करें तो ही वॉज मेड द first governor general of India by the Charter Act of 1833. Okay, you have to keep remember all these 8 points in your mind clearly. Next question, point number 6 is India's last governor general and also first viceroy of India was Lord Canning. Okay, Lord Canning was the first viceroy of India and also was the last governor general of India. And by the act of 1858, Lord Canning was made first viceroy of India. Okay, next point number 7 says that India's last viceroy and independent India's first English governor general was Lord Mountbatten. Okay, Lord Mountbatten was first English governor general, I mean independent India जो हो गया था उसका फर्स्ट इंग्लिश गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन, एंड ऑल्सो ही वॉज द इंडियाज लास्ट वॉइसरॉय टू. ओके, अब पॉइंट नंबर 8 सेज दैट इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन, यहाँ पे इंडियन की बात हो रही है, इंडियन गवर्नर जनरल वॉज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. ओके, इंडियन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और वो इंडिपेंडेंट मतलब जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल वॉज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. ओके, तो ये सारी 8 पॉइंट्स हैं, इनको आपको अपने माइंड में क्लियरली ध्यान में रखना है. Question number 2,
हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, भारत का कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1850 हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके थ्रू ब्रिटिश इंडिया ने प्रोवाइड किया था सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। ओके, और अगर बात करें चार्टर एक्ट्स की, ठीक है, देखिए जो अगर बात करें पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो वो इन 1784 में आया था। और अगर बात करें चार्टर एक्ट्स की, तो चार्टर एक्ट्स 4 थे, जिसमें फर्स्ट वन इज़ 1793 एंड सेकंड इज़ 1813 और थर्ड है 1833 और लास्ट वन इज़ 1853। तो ये चार्टर एक्ट्स मेनली यही पूछे जाते हैं, कौन कौन से चार्टर एक्ट्स कब आए थे, तो 1793, 1813, 1833 एंड 1853। इन चारों के थ्रू 20-20 साल के लिए फॉर 20 ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का भारत में मोनोपोली मिल गई थी। ठीक है, अभी फर्दर हम इन एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और अगर बात करें पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो वो 1784 में आया था। अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो वो 1773 में आया था। और चार्टर एक्ट्स हमने देखा, फर्स्ट वन 1793 में, फिर सेकंड 1813 में, फिर थर्ड है 1833 एंड लास्ट वन इज़ 1853। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, वो क्या कहता है कि पावर ऑफ गवर्नर जनरल इंक्रीज्ड ओवर द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स पे गवर्नर जनरल का पावर इंक्रीज हो गया था बाय द एक्ट ऑफ 1793। और सेकेंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अलाउड मिशनरीज, जो कि ईसाई रिलीजन से रिलेटेड है, फॉर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। ओके, एंड थर्ड वन इज Charter Act of 1833, British East India Company became a purely administrative body by the Act of 1833, and Charter Act of 1853 enshrines that the office of Governor General assisted by 6 members. Okay, अब कितने members हो जाते हैं? 6 members। तो ये सारे कुछ ब्रीफली इंफॉर्मेशन थी अबाउट चार्टर एक्ट्स। फर्दर हम आगे और डिस्कस करेंगे। So the question number 4 is, which of the following is called Magna Carta of English Education in India? Magna Carta of English Education in India, तो कौन सा इसमें कहलाता है? तो ये कहलाता है Wood's Dispatch. So the option number A will be your correct answer. Wood's Dispatch called Magna Carta of English Education in India. और ये कब आया था? इन 1854। वुड्स डिस्पैच पूछा जाता है क्वेश्चन कि कब आया था, तो इन 1854 एंड इट इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसके थ्रू इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में प्रमोट की गई थी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म इज़ द लेजिस्लेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा रिफॉर्म बेसिकली वो लेकर आए थे इंडियन सोसाइटी में? तो दैट वाज एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। ओके, सती सिस्टम का एबॉलिशन किया गया था, एबॉलिश किया गया था बाय राजा राम मोहन रॉय विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सती प्रथा, तो ये क्या था कि बेसिकली अगर कोई हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को फोर्सफुली उसकी जो चिता होती थी उस पर लिटा दिया जाता था ताकि वो भी उसके साथ ख़त्म हो जाए। तो ये सिस्टम को ख़त्म किया बाय राजा राम मोहन रॉय और विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। ओके, इन 1829 में सती प्रथा, सती सिस्टम को एबॉलिश किया गया। और राजा राम मोहन रॉय की अगर बात करें तो वो उनकी जो डेथ हो गई थी वो 27 सितंबर 1833 को हुई थी। और उनका किस वजह से हुई थी? मेनिंजाइटिस उनको हो गया था। इस वजह से ये एक बीमारी होती है जैसे कि ब्रेन से लेके जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उधर की साइड में कुछ बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शंस की वजह से मेनिंजाइटिस हो जाते हैं। तो इस वजह से इनकी डेथ हो गई थी। और यहाँ पे ये लंदन के ब्रिस्टल में उनका ग्रेवयार्ड टाइप में है, ठीक है, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी लंदन में, ब्रिस्टल में। और इन 1831 द मुगल एम्परर अकबर सेकेंड कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन हिम। राजा राम मोहन रॉय का राम मोहन रॉय सिर्फ नाम था, लेकिन राजा टाइटल कौन दिया? तो अकबर सेकेंड कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन हिम। एंड इन 1828 राजा राम मोहन रॉय सेट अप द ब्रह्म समाज, ओके, for the betterment of Indian society.
ही established a ब्रह्म समाज in 1828. ओके, और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ब्रह्म समाज वॉज बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828 एंड आर्य समाज वॉज आर्य सोसाइटी वॉज बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। ओके, जो हिंदू वीडो री मैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1856 में आया था। ठीक है, और इसको पास किया गया था किसके थ्रू? तो इसको पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के थ्रू, और इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ठीक है, तो ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी, और इसको इनैक्ट किया गया था ऑन 26 जुलाई 1856। लेकिन इसको कमेंस्ड किया गया, मतलब पूरी तरीके से शुरू किया गया, तो वो किया गया था स्टार्टेड ऑन 26 जुलाई 1856। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही है, इनैक्टेड किया गया भी और कमेंस्ड, मतलब दोनों एक ही है, एक ही डेट को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग in 1856. Next question number 7 is which act ended the monopoly of the company with 2 exceptions in trade with tea and China? ठीक है, तो कौन सा ऐसा एक एक्ट था इन चारों ऑप्शंस में से जिसमें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी कि आप ही सिर्फ इंडिया में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और कोई भी कंपनी नहीं जाएगी, और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूके की गवर्नमेंट थी, मतलब ब्रिटेन को 4 लाख पाउंड हर साल दिया भी करती थी इस चीज़ के लिए कि हमारी जो मोनोपोली है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हम ही वहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इन इंडिया। तो मोनोपोली ऑफ द कंपनी विथ 2 एक्सेप्शंस, मतलब कि टी और चाइना के साथ जो व्यापार है उसको छोड़कर सारी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उस सारे जो राइट्स थे उनको छीन लिया गया था। तो कौन सी एक्ट के थ्रू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट में एंडेड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी विथ 2 एक्सेप्शंस इन ट्रेड विथ टी एंड चाइना। और अगर बात करें कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ देयर, मतलब कि अगर वो जो भी व्यापार करते थे उसका कंप्लीट मोनोपोली जो उनको मिली थी उसका कंप्लीट एबॉलिशन की बात करें तो वो 1833 के चार्टर एक्ट से आया था, और जिसको कि सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अनदर नेम ऑफ रोलेट एक्ट बिल जो कि 1919 में आया था वॉज, तो अगर हम बात करें रोलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक एक्ट। काला कानून भी इसको कहते हैं। इसको ना अपील ना दलील की भी कानून कहते हैं, मतलब कि किसी को शक के बिना पे भी क्या कर सकते हैं, उसको घेरे में ले सकते हैं, उसको मतलब जेल वगैरह में डाल सकते थे। तो इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था इसको, और इसको अपोज करने के लिए, इस बिल को अपोज करने के लिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट किया था इन 1920। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था टू अपोज दिस बिल ऑफ रोलेट एक्ट। तो इसके बाद अगर हम देखें ये जो रोलेट एक्ट था ये एक सिडनी रोलेट करके एक जो ब्रिटिश थे उनके थ्रू स्टार्ट किया गया था, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया रोलेट एक्ट, जो कि आया था 10 मार्च इन 1990। ठीक है, इन 1919 10 मार्च को आया था, और अब्दुल कलाम वॉज पुट इनटू जेल बाय दिस, मतलब कि ड्यूरिंग दिस रोलेट एक्ट बिल। तो अब्दुल कलाम जो थे उनको जेल में भी जाना पड़ा था जब ये एक्ट आया था, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वॉज वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। और अगर बात करें उस टाइम पे कौन था वॉइस रॉय, तो वो थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन इंडिया? इनमें से कौन सा एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध व्यवस्था शुरू की गई थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्ट था वो 1919 का। ठीक है, 1919 का जो अधिनियम था उसके द्वारा भारत में द्वैध व्यवस्था शुरू की गई थी, डायरकी सिस्टम। और अगर बात करें विलियम चेम्सफोर्ड, तो अभी हमने देखा 1919 में कौन था वॉइस रॉय, तो विलियम चेम्सफोर्ड ही थे। और अगर बात करें 1919 में और क्या हुआ था, तो गदर पार्टी की स्थापना भी की गई थी। गदर पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय लाला हरदयाल इन 1919। और अगर एक और मेजर जो इंसिडेंट हुआ था वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड इन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और अगर बात करें जो डायरकी सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम किसने किया था, तो ये किया था लियोनेल कर्टिस ने। ठीक है, लियोनेल कर्टिस इंट्रोड्यूस्ड डायरकी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम।
और एक तरीके से इनको फादर भी कह सकते हैं या जनक कह सकते हैं ऑफ डायरकी सिस्टम, ठीक है। इनकी एक बुक थी, उसमें इन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई थी। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं जो 1919 का एक्ट आया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI इन शॉर्ट फॉर्म एक्ट इन 1919 इंट्रोड्यूस्ड डायरकी, अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। दो टाइप की सरकार होगी, ठीक है, दो टाइप की जो गवर्नमेंट होगी वो 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द Act of Government of India. Okay, it divided the powers of the provincial government into two parts, the reserved and the transferred subjects. जो भी provincial government थी, जो प्रांतीय सरकारें थी, उनके जो rights थे उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट वन क्या थे, रिजर्व्ड कैटेगरी थी, और सेकंड क्या थी, वो ट्रांसफर्ड कैटेगरी थी, ठीक है। और अगर बात करें जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे, वेयर इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे वो किसके हाथ में, उस पर कौन कानून बना सकता था, कौन लॉ बना सकता था, वो ब्रिटिशर्स बना सकते थे। एंड द ट्रांसफर्ड मतलब कि जो हस्तांतरित सब्जेक्ट्स वगैरह होते थे वो किसके अंडर में थे, अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स, जैसे कि गवर्नर वगैरह या इंडियन मिनिस्टर्स के कंट्रोल में आते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब अगर बात करें थोड़े सा 1935 के एक्ट के बारे में, तो अब जैसे अगर बात करें कि डायरकी सिस्टम कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो 1919 के एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन कंप्लीट एबॉलिशमेंट ऑफ डायरकी सिस्टम इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज थ्रू द एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। 1935 ने अबॉलिश कर दिया डायरकी सिस्टम एट प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। हाउएवर इट इंट्रोड्यूस द डायरकी सिस्टम एट सेंटर। लेकिन अगर बात करें संघ में या केंद्र में डायरकी सिस्टम कौन से एक्ट के थ्रू आया, तो वो 1935 एक्ट के थ्रू आया था। लेकिन अगर प्रोविंशियल स्टेटस पे अगर बात करें, डायरकी सिस्टम का कंप्लीट एबॉलिशमेंट किया गया था बाय 1935, लेकिन केंद्र में आ गया था वो बाय 1935। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, कंप्लीट एबॉलिशमेंट ऑफ डायरकी सिस्टम इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल सिस्टम, प्रांतीय सरकारों से जब हटा दिया गया था द्वैध व्यवस्था, तो वो बाय द एक्ट ऑफ 1935। लेकिन 1935 के ही एक्ट से सेंट्रल लेवल पे डायरकी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया था। और फर्स्ट टाइम कौन से एक्ट के थ्रू द्वैध व्यवस्था या डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो बाय द एक्ट ऑफ 1919, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का PM कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चर्चिल, ओके। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। उस टाइम पे गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो, एंड ये 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हेन डिड मिस्टर एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस। मतलब जो मिस्टर एटली थे, क्लीमेंट एटली इनका पूरा नाम है, इन्होंने कब अनाउंस किया, कब घोषणा की कि इंडियंस को पूरे पावर्स या पूरी शक्तियाँ या स्वतंत्रता टाइप में मिल जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, February 1947, ओके। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, Clement Attlee was the Prime Minister of United Kingdom, and in February 1947 he announced the British government will be granted full सेल्फ गवर्नमेंट टू ब्रिटिश इंडिया इन जून 1948। इन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जून 1948 में आप मतलब इंडिया पूरी तरीके से फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन हमें कब मिली, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को वी गॉट फ्रीडम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द फेडरल कोर्ट प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेटअप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन 1937 में जो फेडरल कोर्ट हो उसको प्रपोज किया गया था बाय द एक्ट ऑफ 1935, ओके। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो 6 जजेस वेयर अपॉइंटेड अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान में रखना है कि कितने जजेस अपॉइंट किए गए थे अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस CJI, तो 6, ओके, थ्रू द 1935 एक्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
देखिए यहाँ पे जो एक्ट्स वगैरह हुए थे उस टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल थे, क्या उनके प्रोविजंस थे, उसको देख लेते हैं। जैसे कि जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में आया था, ये क्या किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इस टाइम पे ही सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया था। और लॉर्ड मिंटो इस टाइम पे क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और इसी टाइम पे मार्ले मिंटो इम्प्रूवमेंट भी आया था 1909 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पे डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड वाज गवर्नर जनरल। एंड अगर बात करें 1858 की, तो प्रोविज़न थे इंडियन टेरिटरीज ऑफ ब्रिटेन वेयर टू बी गवर्नड बाय द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि 1857 का उस टाइम पे रिवोल्ट हुआ था, तभी उसके बाद क्राउन गवर्नमेंट आ गई थी और उसको ओन कर लिया गया था बाय क्राउन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। When did Burma cease to be a part of Secretary of State of India? बर्मा ने भारत राज्य के सचिव का हिस्सा बनना कब बंद कर दिया, मतलब कब अलग हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू बर्मा सीज टू बी अ पार्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, लॉर्ड स्टैनली बिकम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ऑल्सो द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यू हैव टू कीप remember one thing, that first secretary of state for India was Lord Stanley. Okay, and next thing is Burma was separated from the rest of the Indian empire in 1937 में Burma was separated from India, and just 10 years before India became an independent country in 1947. Okay, 1937 में क्या हुआ था, 1937 में बर्मा सेपरेट हो गया था इंडिया से और 1947 में हमें स्वतंत्रता मिल गई। द ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ बर्मा वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश रन स्टेट इन इंडिया द एम्पायर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1824 टू 1937। मतलब कि जो बर्मा था वो इंडिया का पार्ट कब तक था, तो 1824 से लेके 1937 तक बर्मा इंडिया का पार्ट हुआ करता था और 1937 में सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू। विच एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द सिंध प्रोविंस फ्रॉम बॉम्बे? कौन सा एक्ट के द्वारा बॉम्बे से सिंध प्रांत बना था? इसका करेक्ट आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और फॉर फ्री PDF ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल इंडोलॉगस। थैंक यू।